हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एनर्जी स्टेट जो है इज हायर देन ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी है। वो एनर्जी कहां से ऐड हुआ? एटीपी के ब्रेक डाउन होने के बाद 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो रिलीज हुआ, उसमें से 13.8 किलो जूल एनर्जी जो है दैट इज स्टोर्ड इन द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस 30 में से 13 जो है चला गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और 16 जो है रिलीज हो गया। ओके, ये 16 जो रिलीज हुआ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बॉडी का हीट में कंट्रीब्यूट करेगा। समझे बात को आप? ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद एक हायर एनर्जी स्टेट ऑब्टेन हुआ। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट जो है उसमें एटीपी का हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी आया कुछ भाग उसका ऐड हुआ और जो रेस्ट बच गया दैट इज योर फ्री एनर्जी चेंज, जो आपका हीट के रूप में बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, टोटल फ्री एनर्जी चेंज अवेलेबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन वाज this much energy which was available. And this reaction was requiring this much energy and total energy available is this much. So 30 जूल जो रिलीज हुआ, ये माइनस साइन का सिर्फ इतना ही मतलब है, माइनस में कोई एनर्जी नहीं होता है सर। ठीक है, एनर्जी का माइनस पॉजिटिव कोई साइन नहीं है। माइनस साइन का मतलब सिर्फ यही है कि ये रिलीज हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, तो ये जब रिलीज हुआ तो रिलीज 8 चला गया इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 16 जो बच गया वो फ्री एनर्जी रिलीज हो गया सराउंडिंग में। The standard free energy change for two reactions that sum to a third is simply the sum of two individual reactions. A negative value for delta G that is 16.7 किलोजूल पर मोल। अब ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू आया फ्री एनर्जी चेंज ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। बायोलॉजिकल सिस्टम में दिस विल बी डिफरेंट क्योंकि टेम्परेचर इज डिफरेंट, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे आगे दूसरे एग्जाम्पल में। कहने का मतलब है ये एग्जाम्पल आपको क्या सिखाया, पहले वाला एग्जाम्पल क्या सिखा रहा था, जो दो एग्जाम्पल हम लोग कल डिस्कस किए थे जिसमें हम मास एक्शन रेशियो निकाले और देख रहे थे कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कितना दूर है, एक आइडिया लगाने के लिए। कौन कौन से रिएक्शन का देखें? डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस और एक कंबाइंड रिएक्शन जो G3 जिसमें अभी हम देख रहे हैं, इसका भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपैरिजन किए थे मास एक्शन रेशियो का। आज हम निकाल रहे हैं डेल्टा जी, निकाल रहे हैं डायरेक्ट ऑफ ए coupled reaction, energy coupled reaction. So here you have seen under standard condition. इतना तक क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस। The coupling of exergonic and ये सब सिंपल है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बस पढ़ देता हूँ। पढ़ता मैं इसलिए हूँ कि इस किताब का, मैं ऐसे किताब बंद करके भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक किताब खोलने से मुझे एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, तो एक भी पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बैक में इवन मैं एक भी वर्ड कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन सबके साथ, सबका कुछ मतलब है, तो वो बुक के थ्रू वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तभी संभव हो पाएगा। ओके, तो अच्छी बात है, यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आप भी स्क्रीन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अगर यही ब्लैक बोर्ड पर रहना होता तो हम सारा पॉइंट बताते, हो सकता है 10 पॉइंट में से 1-2 पॉइंट मिस हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा मिस इसलिए हो जाता है, ये नहीं कि हमको आता नहीं है, मिस इसलिए हो जाता है कि उस समय दिमाग में नहीं आता है, कि लगता है सारा पॉइंट बोल दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सवाल पूछोगे, जब सवाल पूछने से क्या होता है, जो पॉइंट आप मतलब बताना मिस भी कर दिए हो
वो सवाल उसी चीज का पूछेगा जो आप पॉइंट बताना मिस किए हो, तो वो बच्चे पूछते हैं तो फिर मुंह से निकल जाता है। एनीवे, तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कपलिंग ऑफ एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस थ्रू ए शेयर्ड इंटरमीडिएट। शेयर इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या था आप लोग बताइए। अभी जो हम कपलिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंडरगोनिक का Yes, sir. Phosphate. inorganic, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज। देखिए एक में कंज्यूम हो रहा है, एक में प्रोड्यूस हो रहा है, शेयर्ड है। ठीक है, ग्लूकोज इस रिएक्शन का पार्ट है, कहीं नहीं है, और एटीपी इसका पार्ट है, कहीं नहीं है। अब दोनों को कपल कर दिए तब वो हो गया अलग अलग रिएक्शन का एक थर्ड रिएक्शन। बट दीज टू रिएक्शंस आर सेपरेट रिएक्शंस। सो व्हाट इट इज सेइंग दैट कहा गया, शेयर्ड इंटरमीडिएट इज सेंट्रल टू द एनर्जी exchanges in living systems। तो इसी एक शेयर इंटरमीडिएट लगा दिया, अब इवोल्यूशन हो गया। नाउ अब क्या हो सकता है पॉसिबल, शेयर इंटरमीडिएट है तो पाथवेज, बहुत सारा पाथवे हो सकता है, इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, अदर इंटरमीडिएट्स। तो ये इवोल्यूशन में पहले ये सब आ गया, तब आगे पॉसिबल हुआ अदर पाथवेज। एज वी शैल सी रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन एटीपी सच एज रिएक्शन 2, ये वाला रिएक्शन, रिलीज एनर्जी दैट ड्राइव्स मेनी एंडरगोनिक प्रोसेसेस इन सेल्स। ये आप जानते हैं, एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो सेल के अंदर जो भी एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, उसका एनर्जी कहाँ से आया, एटीपी से आया। बेसिकली एटीपी क्या है, बीच का चीज है, इंटरमीडिएट है, ये करेंसी है। आपका कैटाबॉलिज्म जो हुआ, ठीक है, कैटाबॉलिज्म से आपने एनर्जी हार्वेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट टूटा, तो वो एनर्जी जो हार्वेस्ट हुआ वो किस फॉर्म में जमा हुआ, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, दोज एनर्जी आर स्टोर्ड इन एटीपी का फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड में। अब एनाबॉलिज्म में वही एटीपी विल बी यूटिलाइज्ड, ओके, फॉर द सिंथेसिस ऑफ other types of macromolecules using the precursor or monomeric molecules। और उस प्रिकर्सर और एनर्जी आएगा एटीपी से। समझ गए, कैटाबॉलिज्म हुआ, पूरा एनर्जी हम चूस के निकाल लिए, जूस जो निकाले हम, वेस्ट सिट्ठी जो आप जूस का फेंक देते हो, गुदा पल्प, और जो जूस है दैट इज एटीपी। नाउ दिस विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एनाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, सो और आपका जो वेस्ट हो गया वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वेस्ट क्या हुआ, CO2 H2O निकल गया वेस्ट, और ये जो है दैट इज द जूस, पूरा एनर्जी जो हम हार्वेस्ट कर सकते थे एटीपी में अब स्टोर्ड हो गया है। दिस स्टोर्ड एनर्जी इन द एटीपी विल फर्दर बी यूटिलाइज्ड इन अदर एनाबॉलिक रिएक्शंस। ATP breakdown in cells is exergonic because all living cells maintain a concentration of ATP far above its equilibrium concentration। मतलब सेल के अंदर जो एटीपी का कंसंट्रेशन है, चूंकि एटीपी का हाइड्रोलिसिस का दिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज क्वाइट लार्ज, यू हैव ऑलरेडी सीन 2 to the power 2 multiplied by 10 to the power 5, 20 लाख। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कब अचीव होगा, जब बहुत ही ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस, बहुत ही ज्यादा एडीपी प्रोड्यूस हो जाए प्रोडक्ट, और बहुत कम एटीपी बचा रहे, तब जाके इक्विलिब्रियम होगा। और एंड दैट इज डिस्टेंस इज वेरी फार। इट इज दिस डिसइक्विलिब्रियम दैट अलाउज एटीपी टू सर्व एज मेजर कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी इन ऑल सेल्स। कौन सा डिसइक्विलिब्रियम की ये बात कर रहा है, इट इज दिस डिसइक्विलिब्रियम। यहां तो कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, बट व्हाट अबाउट दिस डिसइक्विलिब्रियम, मतलब ये डिसइक्विलिब्रियम जो है इन द सेंस दैट product is in the large amount and reactants are in the small amount, still the reaction is getting carried on। ठीक है, so this is the disequilibrium। why this disequilibrium is existing, because the disequilibrium constant is high। this is the disequilibrium between the concentration of reactants and products। so this disequilibrium is quite large,
मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट थोड़ा बचा हुआ है तो भी हो रहा है। तो ये जो है डिसइक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा है, लार्ज है, और इसी लार्ज डिसइक्विलिब्रियम की वजह से it is allowing the ATP to serve as major carrier of chemical energy in all cells. मेजर करियर क्यों हुआ? क्योंकि जो भी थोड़ा सा भी एटीपी अगर बचा रहा तो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी, थोड़ा सा भी बचा रहा तो इसीलिए डिसइक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है काफी डिस्टेंस में है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. आवाज आ रही है क्लियर मेरी? Yes, sir. As we shall see in more details in chapter 13, it is not the mere breakdown of ATP that provides energy to drive endergonic reactions. Rather, it is transfer of a phosphoryl group from ATP to another small molecule. Glucose in this case, glucose in the case above, that conserves some of the chemical potentials originally in ATP. kan हम आपको बता चुके हैं, जब भी फॉस्फोराइल, यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एक फॉस्फोराइल ग्रुप हो रहा है, ट्रांसफर, आप ये सोचोगे कि कहीं ये एटीपी के ब्रेक डाउन से जो एनर्जी निकल रहा है वही तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है इस रिएक्शन के होने में, वो भी यूटिलाइज हो रहा है, साथ ही साथ जो फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप निकला, दैट इज बाइंडिंग कोवैलेंटली टू द ग्लूकोज because this is a shared intermediate. So some of the energy, as I have already told you, some of the energy, yani this much energy is required for the formation of glucose 6 phosphate. So 13.8 kilojoule of energy is taken from this 30.5 kilojoule energy, and it is stored in glucose 6 phosphate. Remaining energy is this, and it will be released in the form of heat, because this much energy is available for your work. This because this is the standard free energy of this highly exergonic process. So this much energy is the total energy which is available for the work. और work क्या हो रहा है? Formation of glucose 6 phosphate, and the formation of glucose 6 phosphate के लिए this much energy is required. So आपका supply जो है excess में है, तो ये चला गया, जो rest बच गया that will be released in the form of heat. So your body heat is. समझ में आया आपको? आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आते हैं हम एक और एग्जाम्पल पर, जिसमें इन्होंने कहा कि ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एटीपी का सिंथेसिस या ब्रेकडाउन में कितना एनर्जी रिलीज होता है। अभी तो ये आपको वैल्यू जो हम दिए 30.5, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, और एंड दिस 30.5 इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. नाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा जी इन द सेल, although it is written as delta G0 standard free energy change, but आप इसको ये समझिए कि this is the standard free energy change in under 37 degree centigrade. नहीं, sorry, energetic cost of ATP synthesis. If पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. If equilibrium constant Keq for the reaction is इतना calculated delta G0 for the synthesis. अच्छा, हाँ, sorry, क्वेश्चन इज डिफरेंट. हम सेल में नहीं, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम डेल्टा G0 निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो सब हिडन है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह एक मोर और लेस सेम है. तो अब आप इसका निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपको याद ही है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यस कि नो? Yes, yes, sir. Yes, sir. So now you can calculate the free energy change, standard free energy change of ATP hydrolysis. So here what you will get, delta G0 is equal to minus RT log of equilibrium constant. गैस R is gas constant, तो वैल्यू क्या है गैस कांस्टेंट का? 8.315 जूल पर मोल
पर केल्विन, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि डिनोमिनेटर में मोल मोल मल्टीप्लाइड बाय केल्विन है। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट का यूनिट है, जूल पर मोल केल्विन, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 25 डिग्री को 298 केल्विन हो गया, एंड देन log ऑफ 2.22 multiplied by 10 to the power of 5. This is the equilibrium constant of ATP hydrolysis under standard condition. Okay, तो एक एग्जांपल में हम आपको कल देखे ही थे, आप उसमें भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए 2 multiplied by 10 to the power 5, लगभग ये 2.2 बता रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। 2.22 multiplied by 10 to the power of 5, calculate the standard free energy, कैलकुलेट कीजिए। now you will come your base 10 कर दीजिए, 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस वैल्यू का आप बेस 10 पर वैल्यू निकाल लीजिए। लॉगरिथम से निकालने अगर आपको आता है, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन आपको आता है, क्लास 10th तक पढ़े होंगे आप लोग, लॉग कैसे निकालते हैं। Yes, sir. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसका एक अलग क्लास ले लूंगा, लॉग मैथ पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आता है, अगर आप लोग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सर, लॉग वाले लॉग में प्रॉब्लम, अच्छा हम सिखा देंगे, ठीक है, सिखा देंगे हम, मे बी नेक्स्ट क्लास हम सिखा देते हैं। अभी यहाँ पर लॉग का कैलकुलेशन अभी भी सिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमको लॉग टेबल का इंतजाम करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉग टेबल है नहीं, मैं डाउनलोड करूंगा लॉग टेबल, फिर आपको सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए याद दिला देना हमको, ग्रुप में एक मैसेज डाल देना, ठीक है, याद रहेगा हमको, नहीं तो भूल जाते हैं हम बहुत चीज। तो देखिए अंदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अब ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। प्रॉब्लम में भी दिया हुआ था ये गिवन वैल्यू आपका, था ना, 30.5 किलो जूल पर मोल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, या तो डायरेक्ट गिवन था प्रॉब्लम में, यहां पर हम कैलकुलेट कर लिए। कब कैलकुलेट किए, जब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता था तब, ठीक है। तो अब इसीलिए इस इक्वेशन का ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है कि एक कांस्टेंट से गैस कांस्टेंट भी है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, हम एक दूसरा कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा जी जीरो भी कांस्टेंट है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, ये सब कांस्टेंट को गुना करके एक ये कांस्टेंट निकाल लिए, और ये कांस्टेंट से हमको एक आइडिया लग जाता है कि अंडर स्टैंडर्ड फ्री कंडीशन ये एक्सर्गोनिक है कि एंडरगोनिक है। अगर एक्सर्गोनिक है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, एंडरगोनिक है तो कितना कंज्यूम करेगा। तो आप पूछोगे कि सर कि अगर फिर एटीपी का हाइड्रोलिसिस में इतना एनर्जी रिलीज होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर एटीपी के फॉर्मेशन में कितना लगेगा, एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, इसका बैकवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो। आप लोग बात को समझे, इस बात को, फॉरवर्ड रिएक्शन का जितना डेल्टा जी है, बैकवर्ड का भी उतना ही फ्री एनर्जी चेंज होगा। ओके, बस प्लस माइनस का अंतर है, यस कि नो। यस सर, यस सर। देखिए लिखा भी है, दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इसका, ठीक है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिवर्स ऑफ ए रिएक्शन हैज द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू बट द अपोजिट साइन। The standard free energy change for the reverse of the above reaction is 30.5 kilojoule per mole. So to synthesize 1 mole of ATP under standard condition, क्या हो गया स्टैंडर्ड का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 molar concentration of ATP, ADP and PI, और 7 pH अगर है तो यहाँ प्राइम लगा देगा, 0 डैश कर दोगे, यहाँ डैश नहीं है तो मतलब pH जो है 7 नहीं है।
at least 30.5 kilojoule of energy is required and it must be supplied for the formation of ATP. So the actual, लेकिन अब ये ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लिच है, कंसेप्ट है, इसको भी आप समझो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको समझोगे तब अच्छा लगेगा और ज्यादा कंसेप्ट डेवलप होगा। 1 सेकेंड, बैठे बैठे कमर दर्द। एक्चुअली क्या होता है, खड़ा होकर पढ़ाने में एनर्जी ज्यादा रहती है। ब्लैक बोर्ड पर आप खुद भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर हम आपको कहें कि भैया बैठ करके थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो आप बैठ करके एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। अब खड़ा होकर एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा कंफर्टेबल, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। और हाथ में चौक आ गया तब तो और कंफर्टेबल। तो देखिए, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करोगे, क्योंकि बैठ के पढ़ाना लेट, थोड़ा सा लेटना भी पड़ता है, तो एनर्जी भी डाउन होता है उस हिसाब से। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इन सेल्स अप्रोक्सीमेटली इज 50 किलो जूल पर मोल। लेकिन हम यहाँ जो कैलकुलेट किए वो कितना आ रहा है, 30.5। क्यों आ रहा है 30.5? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है और सेल के अंदर कंडीशन जो है स्टैंडर्ड नहीं है। एक तो टेम्परेचर वेरिएंस है, दूसरा concentration of ATP, ADP and inorganic phosphate in cells are not the standard 1 molar. तो ये दो कंडीशन अलग होने की वजह से सेल के अंदर एटीपी के हाइड्रोलिसिस में इतना एनर्जी चाहिए, फिर फॉर्मेशन में भी इतना ही एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का साइन ही तो सिर्फ बदलता है, तो फॉर्मेशन में भी अप्रोक्सीमेटली इतना रिलीज हो जाता है। सॉरी, फॉर्मेशन में इतना कंज्यूम हो जाता है, हाइड्रोलिसिस में इतना रिलीज हो जाता है। is greater than this because the concentration of ATP, ADP and PI in cells are not standard 1 molar. See word example 13.2.519 पेज। अब आप देखिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन क्लियर होना जरूरी। 50 कैसे हो गया, अब कैलकुलेट करके हम देखेंगे ये 50 कैसे हो रहा है इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। पेज है 519। सर 1 जूल में 4.186 होगा और उसके बाद 1 मोल का सर 12 ग्राम लेंगे या 1/12 ग्राम लेंगे सर, या फिर 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे सर। एक तो टेम्परेचर को आप एडजस्ट करोगे और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको पुट करोगे। आपको डेल्टा जी बेसिकली निकालना है और दैट वाज डेल्टा जी जीरो। डेल्टा जी जीरो फिर से बताना पड़ेगा, कल हम क्लास में ये सब पढ़ाए हैं आपको फॉर्मूला। देखिए देखिए हमको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी बता रहा है सेल के अंदर 50 है और डेल्टा जी जीरो 30 है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो 50 है और ये 30 है, तो हमको पुट करके देखना है कि ये सबका कंसंट्रेशन इन द सेल और फिर कैलकुलेट करके देखेंगे डेल्टा जी कितना आ रहा है, 50 आता है कि कितना आता है। ठीक है, डेल्टा जी जीरो तो पता है -30। अब टेम्परेचर अलग हो गया सेल में, टेम्परेचर को पुट करेंगे 37 डिग्री और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। इसी फॉर्मूला के आधार पर अब हम निकालेंगे। कहने का मतलब ये जो आ रहा है ये दिस इज ओनली डेल्टा जी जीरो, ये है डेल्टा जी जीरो। हमको निकालना है डेल्टा जी। ये सब कल पढ़ा है ना, डेल्टा जी और डेल्टा जी जीरो का बीच में डिफरेंस। डेल्टा जी जीरो हो गया आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन and delta G is the free energy change under the experimental condition or under the biological system, living system. Okay? नहीं समझे बात को?
तुम लोग कुछ बोलता नहीं है तो हमको समझ में नहीं यस सर समझ गए। यस सर, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और डेल्टा जी लिविंग सिस्टम में। देखो 519 वाला एग्जाम्पल पेज पर निकालता हूँ, जिसमें वो 50 कैसे आया वैल्यू, वो कैसे क्या वो आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। अभी हम जो बता रहे हैं, सेल के अंदर क्या कंसंट्रेशन है एटीपी एडीपी का, और हर सेल में अलग अलग तरह का कंसंट्रेशन होगा ना। तो किस सेल को हम कंसीडर करते हैं, हेपेटोसाइट, रेटिकुलोसाइट, आरबीसी, तो उस सेल के को पकड़ के अब कौन 519 पेज 303, ये कितना आ गया 480, 519, ये आ गया 519। दिख रहा है सबको? यस सर। Yes. यस सर। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जीपी। डेल्टा जीपी है आपका एक्चुअल फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, अंडर द सेलुलर कंडीशन। कैलकुलेट द एक्चुअल फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, इसको डिनोट किया डेल्टा जीपी, यानी डेल्टा जीपी ही आपका डेल्टा जी है, समझिए। इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, बस एक स्पेशल नाम दे दिया डेल्टा जीपी। इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज -30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आप कैलकुलेट किए ही पिछला एग्जांपल में, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी ये है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन एरिथ्रोसाइट्स आर एज शोन इन टेबल 13.5। ओके, टेबल 13.5 में ये तीनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इन एरिथ्रोसाइट्स, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स। टेबल 13.5 कहाँ है? टेबल 13.6, टेबल 13.5 ऊपर होगा। हाँ, ये दिख रहा है आपको? टेबल 13.5, 13.5। यस सर। अब देखिए, इसमें ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स के केस में जो ये प्रॉब्लम है हमको कैलकुलेट कर रहे हैं, एटीपी का कंसंट्रेशन मिलीमोलर में है ये सब 2.225, एडीपी का 0.25, और हमारा बाकी सबको इग्नोर करो, ये पीए सीआर पी, हमको ये तीन से मतलब है सिर्फ, हमारे फॉर्मूला में यही तीन है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस है तो एटीपी का 2.25, एडीपी का 0.025, एएमपी से मतलब नहीं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मतलब है 1.65, 2.25 दशमलव के बाद 25 नहीं बोला, 2.225, 2.25, 0.25, 1.65। नाउ कैलकुलेट इट। Assume that the pH is 7 and the temperature is 37 degrees centigrade body temperature. What does this reveal about the amount of energy required to synthesize ATP under the same cellular conditions? Now calculate it. Delta G is equal to delta G0 plus RT log of mass action ratio. ये फॉर्मूला आप देखे थे ना, बताए थे कि नहीं? अभी थोड़ा दो। यस सर। हेलो सर। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो, बीच में सर हेलो। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था सर, अभी कनेक्ट किया है तो अभी थोड़ा लेट हो गया मेरे क्लास को डिस्टर्ब में। मत कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, अपना क्लास में आइए चुपचाप, ठीक है, और क्लास अटेंड कीजिए। मेरे को रोकिए मत थैंक यू सर। पढ़ाने से, ठीक है। अपना लेट वेट हुआ क्लास, क्योंकि टाइम पर हम अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद जो नहीं आएगा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, और क्लास में चुपचाप बैठे रहिए। लेट हो गया, ये हो गया, हम जान रहे हैं लेट हो गया, सबका हो गया, हमारे साथ में नेटवर्क प्रॉब्लम है, और क्लास में बीच में मत रोकिए, ठीक है। ये आप समझ गए, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्राइम प्लस आर टी, ये हम बताए थे अभी आपको थोड़ी देर पहले। यस सर। यस सर। यस सर। फिर उतना ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना। ये सेम फॉर्मूला है, डेल्टा जी अंडर एनी कंडीशन विल बी इक्वल टू डेल्टा जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस आर टी, तभी तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ था, क्योंकि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर जीरो हो जाता है। अब देखिए, इस फॉर्मूला में आप
ये सारा जो गिवन वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, एटीपी, एडीपी एंड पीआई का कंसंट्रेशन। नाउ डेल्टा जी 0 हो गया आपका -30, आरटी गैस कांस्टेंट 8.315, टेम्परेचर 310, एडीपी का कंसंट्रेशन 0.25 मिलीमोलर, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन 1.65